ये पहली सरकार है जो जनता से सवाल कर रही है। नहीं तो जनता का काम था कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करती। कहां से न्यूज लीक हो रही थी, ये जो चैट सामने आ रही है, ये तो देशद्रोही निकला खुद। मीडिया को मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कहा जा रहा हो, जहां हमारे पत्रकारिता को खरीदने की बात हो गई हो, लोग किस पे भरोसा करें? राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति बंद कर दीजिए और वो भारत संविधान दिवस पर दिखेगा। एक तरफ बेईमान होंगे और एक तरफ किसान होंगे। देखिए, पुलिस की परमिशन नहीं देना साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह का प्रेशर है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद बाईपास हो रही है ना, पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के पाले में डाल दी और पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह जी के। तो ये अमित शाह की मंशा है, ये पुलिस की मंशा नहीं है। पुलिस तो उनके अंडर में है ना भाई, पुलिस तो वही करेगी जो अमित शाह जी कहेंगे। तो सरकार तो चाहती है कि ना करे परेड, ना ट्रैक्टर रैली निकाले। देखिए, सरकार तो ये भी चाहती है कि बिल पास हो जाए, बिल आए ही ना। सरकार की मंशा तो पूरी यही बनी रहती है कि किसी भी तरीके से आंदोलन खत्म हो जाए। इसीलिए तो आप देखिए ना, अभी नई नई बातें शुरू हो रही हैं कि हम बिल को स्थगित कर देते हैं, हम बिल को ऐसा कर देते हैं। भाई, ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लकड़ियों का गट्ठा जब टूटा नहीं जाता तो उस लकड़ी के गट्ठे को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। तो चाहते हैं जो 40 नेता जो प्रतिनिधि मंडल में बैठे हैं, आज किसानों की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं, वो जाएं, अपने घर को पहुंचे और उनको किस तरीके से तोड़ा जाएगा इन 2 सालों में डिसाइड कर लेंगे। आगे ऐसा आंदोलन बढ़ेगा नहीं, इसके लिए ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। जो नेता यहां से पैर खींचेगा वो आंदोलन का जयचंद कहलाएगा। और कानून स्थगित कराना मतलब नहीं है, ये कानून वापस कराना हमारा मकसद है, क्योंकि कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी। और कारण है, देखिए, कॉरपोरेट और पेट की लड़ाई। आज पेट पे जो रेट स्लिप लगाना चाहता है कॉरपोरेट हमारे, हम वो रेट स्लिप नहीं लगने देंगे। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि कैसे सिलसिला चला। आप देखिए कि जब नोटबंदी की गई तो जो घरों में हमारे पास कैश इन हैंड था ना, वो सारा हमने बैंकों में जमा कराया। वो बैंकों में जो पैसा पहुंचा, वो पैसा इन लोगों ने एनपीए के नाम पे, कि हमारे एनपीए के नाम पर जो लॉस हुआ वो इनने कॉर्पोरेट जगत का माफ कर दिया। मतलब हमारा पैसा कॉर्पोरेट को दे दिया। फिर इसके बाद इनने नया काम क्या करा, तब भी लोगों के पास जो जीवित थे उनको जीएसटी के थ्रू मार दिया, वहां से पैसा चला गया। अब जो सबसे बड़ा काम था वो था खेती। मतलब इन्हें बड़ा बुरा लगा, हम जो अनाज खा रहे थे, हम जो रोटी खा रहे थे, अब ये हमारी थाली से रोटी भी छीनना चाहते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई चरम पे है और उस चीज पे आप बात नहीं उठा रहे हैं। आप बताइए, जो आज रेहली पटरी पे आ गए हैं, अगर ये कॉर्पोरेट जगत अगर उसको ले लेगा तो सारा माल मॉल में पहुंच जाएगा, तो हमारे कितने भाई बेरोजगार हो जाएंगे। महंगाई कहां पहुंच रही है? आज महंगाई पे बात नहीं उठ रही है। भाई, लोग जो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप बताइए, गैस की टंकी की सब्सिडी खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। जब गैस की टंकी की सब्सिडी खत्म होती है तो एमएसपी पर कैसे बात कर रहे हैं? इसलिए हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पे कानून बने। आज 6% एमएसपी पर माल बिक पाता है। अगर सरकार को इतनी ही किसानों से लगाव था तो प्रयास करती कि पूरा का पूरा अनाज 100% एमएसपी पर जाता, हर जगह मंडी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती। मुझे आपके सामने एक सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इस कानून लाने की मंशाएं सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देना है। देखिए, आप बताइए, इस पर कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई कानून की जरूरत थी क्या? जैसे पांडे जी, इस कानून को लाने के लिए जो है 25 साल से प्रयास किए जा रहे थे, अब आगे तो क्या दिक्कत हो गई? भाई, दिक्कत इसलिए हो गई, इसका प्रयास तो अंग्रेजों ने भी किया था 1906-7 में, लेकिन हमारी कृषि को गुलाम बनाने का काम सबने किया है। लेकिन आज तक का इतिहास है, किसान को कोई गुलाम नहीं बना पाया। इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज जब लोगों को दिखा ना थाली में से रोटी जा रही है, तो हर व्यक्ति खड़ा हो गया। तभी मैं कहता हूं, जो लोग हमें गद्दार कहते हैं उन्हें समझना होगा कि साहब, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है
और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो आप हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना मांगे, आप ये बताएं कि हमारी थाली में रोटी कैसे आएगी, महंगाई कैसे कम होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार पर बात कीजिए। राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति बंद कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं चैनलों के माध्यम से, सरकार जो करना चाहती है हम उस मंसूबे में कायम नहीं होने देंगे। इन्होंने शाहीन बाग 2 का नाम दिया है, इसको शाहीन बाग 2 हमने नहीं कहा, ये इनकी गोदी मीडिया शाहीन बाग 2 चला रही है। इसका मतलब क्या है आप सबको पता है शाहीन बाग में क्या हुआ था? आरएसएस के बंदे घुसे थे और पुलिस की वर्दी पहने थे और आंदोलन को बदनाम किया गया था। एक बात बताइए, आप निजीकरण का विरोध करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन सर जब उदारीकरण आया देश में तब तो बड़ी तारीफें हुई और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। देखिए ये पॉलिटिशियंस जो हमें दिखता है ना वही बिकता है, ये मार्केटिंग का फंडा है। और जिस प्रकार से सरकार मार्केटिंग कर रही है ना अपनी, क्या फेयर एंड लवली लगाने वाला कभी गोरा हुआ क्या? लेकिन फेयर एंड लवली का ऐड कितना आता है? तो जो हमें दिखाया जाता है ना हम उसकी ओर चल पड़ते हैं। तो जिस प्रकार से मीडिया इस समय दिखा रही है ना, लोग उसको हकीकत मान रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। जो आप लोग यहाँ आ रहे हैं ना, जो देख के जा रहे हैं कि यहाँ पर आज पहली बार मैं मोदी जी की एक बात के लिए उनकी तारीफ भी करूंगा कि अगर शायद वो ये कृषि बिल नहीं लाते तो हम लोग एक परिवार में नहीं बनते, एक सूत्र में नहीं बनते। आज लोगों ने संविधान की ताकत को भी जाना है और लोकतंत्र को भी पहचाना है, खाली ये बात नहीं है। और मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि इसे शाहीन बाग 2 का नाम मत दीजिए। मुझे पता है आपने हिंदू मुस्लिम करवाया, हम जानते हैं आपने दलित सवर्ण भी करवाया पिछले 6 सालों में। अब हम जानते हैं आप हिंदू बनाम सिख करवाना चाहते हो, हिंदू बनाम सिख अब हम होने नहीं देंगे। और मोदी जी ने बहुत लड़ा लिया, हम बार बार इसीलिए कहेंगे। मैं देखिए मोदी जी का नाम स्पेशली इसलिए लेता हूं क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं मोदी सरकार, बीजेपी नहीं। सरकार कह रही है कि इन कानूनों से दोनों को फायदा होगा, किसको? किसान को भी फायदा होगा और जो खरीदेगा उद्योगपति, कंज्यूमर को भी उपभोक्ता, जनता। मैं बता देता हूं, सरकार जनता से बनी है ना, जनता ने सरकार को बनाया है और सरकार की ताकत भी जनता में निहित है। इससे सरकार को ही कोई फायदा नहीं है, सरकार को फायदा होता है सरकारी विभागों के मजबूत होने से। आज देखिए आप जितने भी फायदे के सौदे थे, बात पूरी सुनिएगा, सरकारी जो सौदे के मतलब जो फायदे के सौदे थे, आपको पता है हमारा समुद्री तल से व्यापार होता था जिसमें ONGC आता था, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हमारी वो थी, वो उसको इनने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जो भी हमारे फायदे का BPCL बेच दिया, जिनसे GDP ग्रोथ होती है, जिनसे आपके जेबों में पैसा आता है, वो सब तो बेचते चले जा रहे हैं। मैं तो सवाल उठा रहा हूं जो फायदे के सौदे हैं, जो सरकार को मजबूती देते हैं, वो क्यों बेच रहे हैं? और इस बिल से भी सरकार को क्या फायदा? एक मिनट, इससे सौदे से सरकार को कोई फायदा नहीं है, इससे निजी कंपनियों को फायदा है। सरकार को फायदा जब होता है जब सरकार की मंडियां दुरुस्त होती, सरकार को फायदा होता है जब अनाज किसान मजबूत होता है, इससे किसान मजबूत नहीं होगा। इसलिए बता रहा हूं, हमें भी पता है पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन्हें करना थी वो करते थे, पर कानून नहीं था, मर्जी होती थी तो करते थे। जैसे कि हमें पता है गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, एक जागरूकता अभियान भी होता है। आपने हमको हेलमेट लगाने की बात कही, हमने लगाया नहीं लगाया ये हमारी मर्जी, लेकिन अगर आप कानून लगा देते हो, आप कानून ले आते हो, तो इसका मतलब ये है कि नहीं लगाने वाले पे चालान होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी और जो नहीं करेगा उस पे ऐसे ही चालान होगा। अच्छा पांडे जी, आजकल काफी सुर्खियों में है चैट अर्णव गोस्वामी की, किस तरह से देखते हैं इनको? देखिए, जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता था अर्णव गोस्वामी, मैं इसीलिए कहता हूं, क्या पता उनके पिताजी का नाम अच्छा था मनोरंजन, और इस मनोरंजन को जो हमारे देश में छोड़ा है, इसने हमारी देश की खुफिया एजेंसियों पर सवाल खड़ा करा है, इसने हमारे प्रधानमंत्री पे भी सवाल खड़ा कर दिया है। आज प्रश्न चिन्ह लगा है कि उसको न्यूज कैसे मिलती थी, पहले से कहां से न्यूज लीक हो रही थी। ये जो चैट सामने आ रही है, ये तो देशद्रोही निकला खुद। अब ये बताइए, जो भक्त आज पूजते थे अर्णव को, जो अर्णव के लिए प्रो अर्णव हो जाते थे, आज वो सवाल उठाने से डर रहे हैं। देखिए भाई, बीजेपी या किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का हो, वो अपने बात का समर्थन करना चाहता है और वो अपनी बात को कुतर्कों में रखता है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता ढंग से। दीपक जी, गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है,
संपादकीय लिखने को लेकर, लेकिन इसके लिए कोई दो शब्द नहीं बोल रहा है अर्णव के लिए। देखिए, गौरी लंकेश और अर्णव में बहुत अंतर है। गौरी लंकेश जो थे वो संविधान की ताकत को मजबूत करते थे, वो सच बात को उठाते थे। पर अर्णव जो करता था वो कबूतर खाना खोल के रखता था अपने स्टूडियो में, जहां पर वो धार्मिक लोगों को आपस में लड़ाता था। और एक पत्रकार की लैंग्वेज यूं नहीं हो सकती। उद्धव सुन, ये एक पत्रकार की लैंग्वेज नहीं होती। पत्रकार के पास मर्यादित शब्द भाषा होती है और जर्नलिज्म जिसने किया होता है वो जानता है कैसे बात की जाती है। तो मैं अर्णव के विषय में इसलिए नहीं कहूंगा ज्यादा कुछ, उसे चर्चा का विषय मत बनाइए। वो देशद्रोही है, उसे जेल जाने दीजिए। वो जेल जाएगा तब लोकतंत्र की ताकत समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों ने ही हमारी न्यायपालिकाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। इन्हीं ने ही अपनी चैट में कहा है कि मैं जस्टिस को खरीद लेंगे, हम जस्टिस को खरीद लेंगे। बताइए इससे बुरे दिन क्या होंगे कि हमारे देश में जहां मीडिया को मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कहा जा रहा हो, जहां हमारे पत्रकारिता को खरीदने की बात हो गई हो, लोग किस पे भरोसा करें? कहां से विश्वास पैदा होगा जनता में? आज जो आप कह रहे हैं ना भरोसा कीजिए, कैसे भरोसा कर लें साहब? जो आप लोग सच दिखाते थे आज उन पे सवाल खड़ा हो गया है। मोदी जी चीन को लाल आंख दिखाते थे, लेकिन आज पूरा गांव बसा दिया है। मैं इस पे बताता हूं, 56 इंच का सीना है और गीदड़ बनकर जीना है, ये मोदी जी का काम हो गया। अब ये 56 इंच का सीना, वही बता रहा हूं, कहां गया? जब चीन को लाल आंख दिखाते थे और वही राष्ट्रपति के साथ पलने में झूलते थे। अभी यहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट भी चीन को ही दिया गया है, जबकि टाटा और L&T हमारे यहां फिट बैठते थे इस प्रोजेक्ट के लिए। और आज जब चीन इतना सा नहीं घुसा, सबने देखा होगा, पोल खुली है जो सैटेलाइट से पता पड़ा है, हजारों की संख्या में वहां पे बस्तियां बस गई हैं। तो ये कहां से आ गया? चीन इतने अंदर घुस गया। आप बिना बताए प्रोटोकॉल तोड़कर नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी खाते हैं, उसकी मां के पैर छू के आते हैं और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, हमें वामपंथी बताते हैं, हमें लेफ्टिस्ट बताते हैं, हमें तमाम बातें करते हैं। ये पहली सरकार है जो जनता से सवाल कर रही है, नहीं तो जनता का काम था कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करती। और जो राम राम करते हैं उनसे जरा पूछिए राम राज्य में लोकतंत्र क्या हुआ करता था। अगर लोकतंत्र की बात करें, जहां राजा चुना नहीं जाता था, वंशानुगत राजा होता था, और वहां भी राजा राम के टाइम में अगर कोई घंटी बजा के पूछ लेता था कि राम जी बताइए आपकी पत्नी रावण क्या रह के आई, उसका चरित्र कैसा है, तो राम जी उसके लिए भी अग्नि परीक्षा करा देते थे। इसे कहते थे लोकतंत्र, जहां पर एक निम्न तबके के व्यक्ति को भी अपने राजा से सवाल करने का अधिकार था। आज मुझे बताइए, आप भाई लोग जितने खड़े हैं, आप अपने सांसद विधायक से सवाल कर सकते हैं क्या? कोई नहीं। प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं क्या? कोई नहीं। आज सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा करा जाता है। हमारा काम है सवाल करना, उनका काम है जवाब देना। और हमारे टिकैत साहब ने कहा है ना, हम पर काट देंगे, हम पर काट देंगे। तो ये पर जो लगे हैं ना, हमने जो वोट दिए हैं उससे पर लग गए, जिससे उड़ गए, हम वो वोट देना आगे से बंद कर देंगे ऐसी पार्टी को। भाई मैं बताता हूँ, उसका खंडन कीजिए, बक्कल उधेड़ने का। आप यही तो बात है, भक्त लोग जो भी होते हैं, जहां भी होते हैं, वो शब्दों की चाल में फंसाते हैं, भावनाएं नहीं समझते। हम जो 2 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बक्खल उधड़ गए हैं, या 2 महीने से आंदोलन कर करके कपड़े नहीं बदले गए हैं, परेशान हैं हम लोग। अरे हमारे चुने लोगों के हक को हमने इसलिए चुना था क्या? मैं चाहता हूं अब संसद में हमें बिठा लिया कुछ समय, और आप 2 महीने आके आंदोलन करके देखिए, बक्कल खुद ब खुद उधड़ जाएंगे। जो इंडिया टुडे है, मीडिया कंपनी है, उसने सर्वे किया है, उसमें सर्वे में सामने ये आया है कि योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं सर्वे में। कुछ लोगों ने तो उनको मठाधीश भी बहुत अच्छा बनाया था। पर भाई सन्यासी क्या होता है? जो व्यक्ति सांसारिक सुख छोड़ दे, मैं क्या कहूं ऐसे सन्यासी के बारे में जिसको सन्यासी का धर्म नहीं पता, उसको राजसत्ता में होना चाहिए या पहाड़ियों पे होना चाहिए या गुफाओं में होना चाहिए। आज मैं इसके विषय में इसलिए नहीं कहूंगा, और इंडिया टुडे तो खुद, इंडिया टुडे गोदी मीडिया है, इंडिया टुडे भी गोदी मीडिया ही है। आज आप देख लीजिए,
आज तक हो, एबीपी हो या इंडिया टीवी हो या सुधीर चौधरी का चैनल जी हिंदुस्तान हो, वो तो इतना बड़ा भक्त है कि मैं बताऊं, दो नज़रिए होते हैं हर चीज़ को देखने के। जब आधा गिलास पानी होता है तो कुछ कहते हैं उसको भरा है और कुछ कहते हैं आधा खाली है। जिनके मन में भरने की चाहत है वो उसको खाली बताते हैं, और जिनके मन में कोई चाहत नहीं है वो उसको भरा ही बताते हैं। जो इतना भी पॉजिटिव ना हो जाओ कि देश की जनता भूखी मरने लग जाए। और रही बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, संविधान की ताकत 26 जनवरी को दिखेगी, जहां पर गणतंत्र की जगह इस बार जनतंत्र मनेगा और झंडे की सुंदर परिभाषा होगी। आपको पता है मेरे झंडे का केसरिया रंग कहां से लिया है? मेरे झंडे का केसरिया रंग, सब सुनिएगा, मेरे झंडे का केसरिया रंग सूरज से लिया गया है। वहां से जहां से सूरज उगता है और जहां तक ढलता है वहां तक मेरा भारत है, ये हमारा केसरिया रंग बताता है झंडे का। दूसरा रंग उसमें सफेद है जो हमें कहते हैं शांति का प्रतीक है। आप देखेंगे जब जल जम जाता है तो वो बर्फ की भांति हो जाता है, तो वो सफेद रंग वो जल है, जहां से जल शुरू होता है और जहां तक जल है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग उस हरियाली को, उन्नत भारत को बताता है कि जहां से लेके जहां तक हरियाली है, शुरू से लेके अंत तक वहां तक मेरा भारत है। और वो 24 कालियां ये बताती हैं कि 24 घंटे मेरे दिल में भारत है। और इस बार वो भारत संविधान दिवस पर दिखेगा। एक तरफ बेईमान होंगे और एक तरफ किसान होंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।